सभ्यता जैसा मान लो, सिंधु सभ्यता जैसा आप इसे लिंक कर सकते हो सिंधु सभ्यता का, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था इसी तरह की, यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था है लेकिन छुआछूत वाली नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें क्या है, देखो महिलाओं की स्थिति अच्छी है, शूद्रों की स्थिति ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हें दबाया जा रहा है, सारे अधिकार है, रामायण पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, राजनीति में भाग लेने के अधिकार है इन लोगों के पास। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था है लेकिन कर्म क्या था। तो ऋग्वेद मैंने ये क्यों बताया आपको, तो ऋग्वेद में ना सब कुछ ठीक ठाक है, एक दूसरे से तीन भावना सम्मान है, ठीक है। अगला क्या है, ऋग्वेदिक काल में देवता को ऋग्वेदिक काल में देवता को उल्लेख है, इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, वर्षा देवी के देवता है, अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है, पवित्रता के देवता है, वरुण का जल के देवता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सबका सम्मान बराबर का है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन अब क्या हुआ, 500 साल बाद क्या हुआ कि जो जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी वो क्या कर दी, जन्म आधारित कर दी। देखो जो हाई कास्ट वाले थे, जो उच्च वर्ग पर बैठे लोग थे, तो उन्हें एक इच्छा हो गई थी कि वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यूट्यूब पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम रही होंगी। उन लोगों ने क्या करा, अब क्या होगा कि जो जाति व्यवस्था है वो जन्म आधारित हुई, जन्म आधारित। जो जिस धर्म में जन्म ले लिया, जो जिस जाति में जन्म ले लिया, वो उसी जाति का माना जाएगा, अब चाहे वो कितना भी विश्वविख्यात ज्ञानी क्यों ना हो। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे शूद्री, जाटवी मतलब वो महार थे ना, महारी रहे, एचसी में रहे, लेकिन अगर उनके ज्ञान की बात की जाए, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। लेकिन अगर ऋग्वेदिक काल में रहे होते तो ब्राह्मण बन जाते, ठीक है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं पारस संत और आपके लिए लेकर आया हूं आज पैट स्पेशल क्लास वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हम जो ये पैट स्पेशल करने वाले हैं, इसमें वैदिक सभ्यता और जो भी आगे का टॉपिक आएंगे, हम एक लिमिटेड टॉपिक करने वाले हैं। हम इस पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए, जितना हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग डिमांड है, स्पेशल पैट रहा या आपका जैसे यूपी कांस्टेबल रहा, इन सब एग्जाम के अकॉर्डिंग हम एक लिमिटेड सोर्सेज के हिसाब से पढ़ेंगे इन्हें, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं क्या कि वैदिक सभ्यता, ऑलरेडी हम सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी है, अभी हम वैदिक सभ्यता देख रहे हैं। अगले जो टॉपिक हैं वो भी बहुत जल्दी आपके चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, देखो वैदिक सभ्यता, इसे हम वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं या आर्य समाज या आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो वैदिक सभ्यता है ये कितने टाइम से कितने टाइम तक है, या कहाँ जो ये आर्य हैं, तो मैंने क्या लिखा है इधर, आर्य या वैदिक सभ्यता। इसे दो पार्टों में डिवाइड करा गया है। वैसे मैं इस पर अभी आगे बता दे रहा हूँ, अभी आपको स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ, अदरवाइज ये हमारा जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहले देखो इसे जो दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उसके बाद होता है स्टार्ट उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। ये हमारे फैक्चुअल दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल की मतलब इनकी डेटों के बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, मोस्टली टाइम बनते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले कि आर्य भारत, जो आर्य के बारे में, आर्य जो भारत में आते हैं वो कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन नॉर्मल सा पेपर में आता था आर्य के बारे में पूछने के लिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, क्योंकि ये है जो अभी तक इतिहासकारों ने लिखा है, उन्होंने यही बताया कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। जब भारत के मूल निवासी नहीं थे आर्य, तो आए कहाँ से, सबसे बड़ी बात है कि वो जब भारत के मूल निवासी नहीं थे तो आए कहाँ से। तो उनके बारे में जब इतिहासकारों ने लिखा, और देखो कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, हमें सारे इतिहासकारों के स्टेटमेंट नहीं पढ़ने, हमें कुछ ही इतिहासकार हैं उनके स्टेटमेंट देखने। जैसे कि एक फेमस इतिहासकार है मैक्स मूलर, और मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अभी 1853 में पहली बार मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का उल्लेख किया है। पहली बार कौन उल्लेख करता है आर्य शब्द का, मैक्स मूलर। कब, 1853 में, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि आर्य भारत में कहाँ से आए, तो जो एक बिलीवेबल स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, अर्थात कि आर्य जो थे भारत के नहीं थे, वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। अब बात है कि जब वो मध्य एशिया से भारत में आए, क्वेश्चन यही बनता है ना दूसरा कि जब वो चलो मध्य एशिया से आए भारत में, लेकिन जो मध्य एशिया से भारत में आए थे वो किस रास्ते से होते हुए आए, तो उसके लिए बोला गया वो हिमालय के खैबर दर्रे से होते हुए आए थे। भारत में जब आर्य आते हैं वो किस रास्ते से होते हुए आए, खैबर दर्रे से होते हुए आए थे। दर्रा क्या होता है, पर्वतों के बीच का रास्ता,
पर्वतों के, दो पर्वतों के बीच का रास्ता जो टूटा फूटा पहाड़ी टाइप का हो, उसे बोलते हैं दर्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि आगे जो है इसमें देखो, जब ये भारत में आ गए तो इनके प्रारंभिक, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब स्टार्टिंग में आर्य आए, उन्होंने पूरे भारत में रहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कि भारत में जब स्टार्टिंग में आए तो इन्होंने प्रारंभ में अपने निवास स्थल कहाँ बनाए थे? प्रारंभ में इन्होंने अपने निवास स्थल कहाँ बनाए? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थल था। भाई साहब क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, ध्यान रखना। मोस्टली पेपर में आपका ग्रुप डी रहा, एनटीपीसी रहा, पैट रहा, यूपी कांस्टेबल रहा, इन सब में ये पेपर इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहते हैं कि प्रारंभिक निवास स्थल क्या था आर्यों का? क्या था? हरियाणा और पंजाब। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्यों ने भारत को सप्त सेंद्र प्रदेश कहा है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत मिल जाएगा कि सप्त सेंद्र प्रदेश भारत को किन लोगों ने कहा था, या किस सभ्यता के लोगों ने कहा, या ये स्टेटमेंट किन लोगों ने प्रयुक्त करा भारत के लिए? किन लोगों ने करा? आर्यों ने। जो आर्य भारत में आए थे। तो वो आर्य जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है। आर्य जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उतना एक्सटेंड करके नहीं देखने वाले। हमें फैक्चुअल बातें देखने और कंसेप्ट क्लियर, थोड़ा कॉन्सेप्ट, जितना हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा उतना करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन बात कि जब ये भारत में आए, पहला क्या होगा? भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। दूसरा क्या है, कहाँ पे किस रास्ते से आए? खैबर दर्रे से आए। तीसरा निवास स्थल क्या हुआ? हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट है, इन्होंने भारत के लिए सबसे अंदर प्रदेश कहा। जो भारत के लिए आर्यों ने सबसे अंदर प्रदेश कहा, अर्थात इसका अर्थ क्या है? 7 नदियों का बहाव स्थल। 7 नदियों का बहाव स्थल। भारत को इन्होंने 7 नदियों का बहाव स्थल कहा, अर्थात इन्होंने बोला कि भारत में 7 नदियां, मतलब जहां पर एक साथ 7 नदियां बहती हैं वो भारत है। इन्होंने मतलब 7 नदियों को बहते हुए एक साथ देखा और उन्होंने कहा कि ये सप्त सेंद्र प्रदेश है। ये है सप्त सेंद्र प्रदेश है, मतलब इसमें 7 नदियां हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं? जो सर्वाधिक पवित्र नदी है इस टाइम की, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? हमारी सरस्वती है। इस टाइम की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है हमारी, जो हमें सरस्वती मिलती है। और सरस्वती का ना आपको बार बार उल्लेख मिलेगा, लेकिन अगर आज आप आज के टाइम में देखना चाहते हो सरस्वती के बारे में, तो सरस्वती के बारे में आज आपको जानने के लिए नहीं मिलने वाला कि ये कहाँ थी कहानी। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने इसके साक्ष्य ढूंढे हैं, कहा है कि हाँ सरस्वती नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी कभी भारत में हुआ करती थी। उन्होंने इस चीज़ के साक्ष्य के आधार पर ये सत्यापित कर दिया है। अगर बात यह आएगी आपको सारी नदियों के नाम जानने की, सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपकी घग्गर है, रावी, घग्गर, व्यास, सतलज। रावी, घग्गर, व्यास, सतलज, सरस्वती, और एक मिनट, झेलम, चनाब। ठीक है, झेलम, चनाब, ये आपकी 6-7 नदियां हैं जो भारत में बहती थी। आगे क्या है? ये हिमालय का उल्लेख, ये जो आर्य आए थे हिमालय का उल्लेख भी करते हैं। आर्यों ने हिमालय का उल्लेख भी किया है। जो हिमालय का उल्लेख किया है वो किस नाम से? इन्होंने हिमालय को हिमवंत कहा है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि हिमालय को हिमवंत किन लोगों ने कहा था, या हिमवंत किसे कहा जाता है? ठीक है, कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े वो क्लियर करता चल रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जितना हमने लिखा है यहाँ पे, क्या वो आपके काम लायक है या फालतू का है, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बीच में बताता चल रहा हूँ। हिमवंत मतलब हिमवंत किन लोगों ने कहा? आर्यों ने। किसके लिए कहा? हिमालय के लिए कहा। ठीक है, जो इसकी सर्वोच्च चोटी थी, जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, उसे क्या कहा? मजुवंत। हिमालय की सर्वोच्च चोटी को उन्होंने मजुवंत कहा। देखो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन ना, इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी आर्यों की जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। देखो इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? इंपॉर्टेंट होना कोई मतलब ऐसे नहीं, मतलब मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं हुआ कुछ भी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले का जो काल का है, इससे जो पहले का काल गया है, कौन था? सबसे प्रारंभिक का कौन है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ज़्यादा मत सोचा करो, एकदम ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, एकदम बताया करो, बोला करो कि हाँ सिंधु सभ्यता। ऐसा नहीं कि आप ये कौन सी थी ये सोच रहे हो, बोलो। अब देखो मैं ये नहीं, आपने जब भी क्लास करो अकेले में बैठे करो, जहाँ आप बोल सको कि हाँ सिंधु सभ्यता। ठीक है, जब हम एकदम बातें रिकॉल करते हैं ना माइंड से कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा, जरूरी नहीं आप मुझे बताओ, मैं सुनूँ, जब भी उसका आंसर मुझे पता चलेगा। उसका आंसर जब भी पता चल जाएगा, अगर आप कमेंट करते रहो कि हाँ वो कमेंट से मुझे पता चल जाएगा। दूसरा है कि आपका क्लियर होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक चाहिए, मतलब ये कि अगर 10 स्टूडेंट भी देख रहे हैं, 20 भी देख रहे हैं, लेकिन अगर उन 10-20 स्टूडेंटों की ये वीडियो काम आ रही है तो मैं उसी में खुश हूँ। अगर ये वीडियो 10-20 स्टूडेंटों को काम आ रही है तो उसी में खुश हूँ, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, कि जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, कैसी थी? नगरीय सभ्यता, मतलब शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो
इससे पहले पुरानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रही सिंधु सभ्यता। ठीक है, वो क्या है, एक शहरी सभ्यता है और ये ग्रामीण सभ्यता। कहा यह भी जाता है आर्यों के बारे में, आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या बोले, मार दिया। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि कुछ सिंधु सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने ही आर्य धर्म अपना लिया। तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, तो आप उस सारे स्टेटमेंटों को नहीं देखना है, बस अपना थोड़ा क्लियर करो कि हो सकता है ये भी हो। आप कतई ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें पॉसिबिलिटी बहुत सी बातों पर रहती है। हाँ, हो सकता है कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आगे, एक मिनट, हाँ जी, आगे इसमें क्या है, वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक माना गया है। वेद क्या है, सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक क्या है, वेद। ठीक है, यह एक जनजातीय समाज था। किस तरह जनजातीय समाज था, व्यापारी समाज नहीं। देखो मैं आपको डबल क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, वो क्या करते थे, व्यापारी लोग थे। ये कैसे हैं, जनजातीय और योद्धा समाज। सिंधु सभ्यता के लोग क्या नहीं थे, योद्धा नहीं थे, वो व्यापार करते थे। ये लोग योद्धा करते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा यहीं पे हमारा, कि अगर ये योद्धा हैं तो योद्धा होंगे तो उनके पास तलवारें होंगी, अर्थात कि ये लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि तलवार लोहे की बनेगी, तलवार लोहे की बनेगी, तो ये लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, अगला क्या है, यह पित्त सत्तात्मक समाज था। यह समाज किस तरह का है, पित्त सत्तात्मक समाज। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक, ये पित्त सत्तात्मक, मतलब कि परिवार का मुखिया पिता होगा, परिवार का मुखिया पिता होगा, सिद्धार्थ है इसका। आगे ठीक है, ये यहाँ पित्त सत्तात्मक समाज था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक मिनट। चलो हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी वीडियो नीचे से मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ, अभी आप इधर देखिए। अगला क्या है, जो हमारे वेद हैं, कितने वेद हैं हमारे जो वेद हैं, कितने वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे कितने, 4 वेद हैं। हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, और जो ऋग्वेद है उसमें किसकी पूजा होती है, देवताओं की पूजा। ऋग्वेद में देवताओं की पूजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान, किस तरह से हमें यज्ञ करना है, यज्ञ के विधि विधान के बारे में बताया गया है। अगला है उसका, अगला कौन सा, सामवेद। सामवेद देखो, सामवेद में डबल चीजें। एक तो अगर क्वेश्चन कभी ये आ जाए, संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है, क्या क्वेश्चन आ जाए कि संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है, तो आप क्या लगाना, सीधा सामवेद। ठीक है, दूसरा ये पूछ लिया जाए, संगीत के माध्यम से पूजा किस वेद में बताई गई है, वो कौन सा है, वो भी आपका सामवेद है। अगला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद मतलब, अथर्ववेद में क्या था, जादू टोना। आज जो जादू टोना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, किसी को वसीकरण करना, किसी को जादू करके कि मैं उसे अपने काबू में कर लूँगा, ये सब किस में आया, ये अथर्ववेद के आने के बाद आया। देखो ये जो आपका, ये जो स्टार्टिंग के आपके जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो 3 वेद हैं, इन तीनों वेदों को मिला क्या बोला जाता है, मैंने लिखा भी इधर, इन तीनों को वेदत्री कहते हैं। पूछ लेते हैं, वेदत्री किन तीन वेदों को कहा जाता है, कौन कौन से, बोलो जल्दी, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों को मिला क्या बोला जाता है, वेदत्री। आगे देखिए, देखो अब हम देखते हैं स्पेशल ऋग्वेदिक काल। अभी हम क्या देखते हैं, स्पेशल ऋग्वेदिक काल। देखो ऋग्वेदिक काल मतलब हमारा कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल हमारा कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वेदिक काल है। ठीक है, अब इसमें कई सारी बातें हैं। देखो ऋग्वेदिक काल के बारे में आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो ऋग्वेदिक काल है, मैं बहुत कम टाइम लेते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा। देखो एक ऋग्वेदिक काल है, मैंने ऊपर बता दिया था देखो, और दूसरा है उत्तरवेदिक काल। ऋग्वेदिक काल इस तरह काल है कि ये सिंधु सभ्यता जैसा मान लो, सिंधु सभ्यता जैसा आप इसे लिंक कर सकते हो सिंधु सभ्यता के साथ, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उसी तरह की, यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था है लेकिन छुआछूत वाली नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, देखो महिलाओं की स्थिति अच्छी है, शूद्रों की स्थिति ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हें दबाया जा रहा है, सारे अधिकार है, रामायण पढ़ने के अधिकार हैं, पढ़ने के अधिकार हैं, लिखने के अधिकार हैं, राजनीति में भाग लेने के अधिकार हैं इन लोगों के पास। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था है लेकिन कर्म के आधार पर। तो ऋग्वेद मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि ऋग्वेद में ना सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है ऋग्वेद में, सब कुछ एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आपका स्टार्ट होने वाला है,
1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, तो जो आज तक भी अगर हम कहें तो उत्तर वैदिक काल में ही जी रहे हैं। जाति व्यवस्था वही है ना उत्तर वैदिक काल वाली, बदली थोड़ी। अभी तक मैं ऋग्वैदिक काल के लिए करूँ, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पे आपको बड़ा मस्त कंसेप्ट लेकर आने वाला हूँ, बहुत मस्त। ठीक है, पहले आप ऋग्वैदिक काल देख लो। इसे प्रारंभिक वैदिक काल भी बोला जाता है या ऋग्वैदिक काल हो सकता है। हाँ जी, आगे देखो, आगे क्या हमारा जो प्रारंभिक वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, देखो ये थोड़ा हो सकता है आपको सही से क्लियर ना दिख रहा हूँ, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। प्रारंभिक वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ठीक है। जो हमारा प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है, मैंने आपको पहले बता दिया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा। मैं अब तक 4-5 बार बता चुका हूँ। अब मेरा मानना ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है, रट जाना चाहिए। ऋग्वैदिक मतलब भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन लिखित पुस्तक कौन सी है हमारी? अगर भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक पूछ ली जाए, क्या है वो आपका? ऋग्वेद है। इसमें कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं इसमें हमारे। 33 देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है इसमें, 33 देवताओं के। अगला क्या है? पर्वतों का उल्लेख भी किया गया है इसमें पर्वतों का उल्लेख है। नदियों का भी उल्लेख किया गया है। नदियों को गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार, सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार, सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी, ठीक है, ये इसमें करा गया। आगे देखते हैं, जो अभी इसी के बारे में देख रहे हैं। राजाओं को सलाह देने के लिए 3 संस्थाएं थी। राजाओं को सलाह देने के लिए 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदर्थ। भाई सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजाओं को सलाह देने के लिए 3 समितियां कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदर्थ, ठीक है। सभा, समिति, विदर्थ, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है, शूद्रों व महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। शूद्रों व महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बेहतर थी, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो पूछ लिया जाता है किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब कैसे बोलो, आगे पीछे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको एक सीक्वेंस बताना चाह रहा था। तो ब्राह्मण क्या बोला इन लोगों ने? देखो, जो ज्ञान को अर्जन करेगा और उसका प्रसार करेगा। मतलब मैंने ज्ञान लिया, देखो अगर आज के टाइम हम ऋग्वेद में रहना चाह रहे हैं, अगर आज के टाइम ऋग्वेद को लागू करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें देखते हैं इसका काम क्या है। ब्राह्मण कौन होगा? जिसने ज्ञान पहले अर्जन किया, ठीक है, ज्ञान ले लिया, पहले अर्जन कर लिया, उसके बाद कि जिसने ज्ञान का प्रसार किया। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैंने ज्ञान अर्जन करा, अब मैं उसका प्रसार कर रहा हूँ। तो ऋग्वेद के टाइम के काल से मैं क्या हो गया? एक ब्राह्मण मान लिया जाता, ठीक है, एक ब्राह्मण मान लिया। मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई साहब आपको, ठीक है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ब्राह्मण नहीं हूँ भाई साहब मैं, ठीक है। आप कहो कि इसलिए आप उस टॉपिक को वहाँ लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं आपको बस क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर जो व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करेगा और प्रसार करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। दूसरा क्या? क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय के काम बोला गया, क्षत्रिय काम क्या था? देखो, क्षत्रिय काम सबको पता है। क्षत्रिय काम क्या है? युद्ध करना, ठीक है। क्षत्रिय काम क्या है? युद्ध करना। तो इसी बात को लेकर ना मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपका, जो क्षत्रिय वाला सीन है। जब अकबर का टाइम चल रहा है और मान सिंह है, मान सिंह कौन? जोधा भाई के भाई मान सिंह बड़े परेशान है, और अकबर बड़ा परेशान है लेगा कि यार क्षत्रिय मतलब क्यों परेशान है? मान सिंह परेशान क्यों? मान सिंह कौन है? क्षत्रिय है। कहाँ के? राजस्थान से। राजस्थान में क्षत्रिय बड़े ठीक ठाक होते थे युद्ध में। तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये क्षत्रियों को क्या चाहिए? भाई ये बताओ, ये मान सिंह है, इतना परेशान क्यों है, क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, बीरबल ने बोला कि क्षत्रियों को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी इज्जत दे दो इन्हें और इन्हें युद्ध करना है। क्षत्रियों को थोड़ी इज्जत दे दो और इन्हें युद्ध करना है। अकबर बोलता है तुरंत कि भाई कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? 2 इज्जत भर भर के दो इन्हें। अकबर का स्टेटमेंट था तुरंत ही कि भाई किसने मना करा? इन्हें इज्जत ना भर भर के दो। और दूसरा, युद्ध करना है, इन्हें युद्ध भी करना है कि हाँ जी युद्ध भी करना है इन्हें। तो ऐसा है, इन्हें युद्ध करना है, तो भेजो अफगानिस्तान, इन्हें भेजो अफगानिस्तान। अपना अकबर कहाँ बैठा रहा? आराम दिल्ली में बैठा। मानसिंह को कहाँ भेज दिया? अफगानिस्तान, अफगानियों से युद्ध करने के लिए। टेंशन फ्री अकबर मस्त बैठा है दरबार में और मजे ले रहा है, ठीक है। ये हाल देखो, अकबर महान था इसलिए महान होना। और सबसे एक चीज़ मैं आपको एक मिडिल हिस्ट्री क्वेश्चन एक और क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मनसबदारी जिसकी थी वो मान सिंह की थी, 7000।
ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको क्षत्रिय वाला थोड़ा इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्षत्रिय काम क्या है? युद्ध करना। तीसरा वैश्य, वैश्य कार्य क्या है? वैश्य जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है उसे वैश्य बोला गया। और जो शूद्र है, जो शूद्र कौन होगा? जो ये ऊपर वाले वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ग हो गए। देखो, ब्राह्मण काम ज्ञान अर्जन और प्रसार, क्षत्रिय काम युद्ध करना, वैश्य काम व्यापार करना, शूद्र काम अब भैया जो कुछ नहीं कर सकता, ना व्यापार कर सकता, ना युद्ध कर सकता, ना ज्ञान का अर्जन कर सकता, तो उसे बोल दिया गया आप शूद्र कहलाओगे। और शूद्र कहलाने के बाद आप जो ऊपर वाले तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा करनी होगी। ये बात कही गई इनके बारे में। लेकिन एक बात सबसे अच्छी थी, इस टाइम समाज में छुआछूत नहीं थी, जाति के आधार पर एक दूसरे का सम्मान था, पूरा सम्मान किया करते थे, ठीक है। और एक बात कही जाती है, समाज में जाति व्यवस्था में गतिशीलता विद्यमान थी। जाति व्यवस्था में गतिशीलता विद्यमान थी मतलब कि आज अगर कोई ब्राह्मण है, अगर आज कोई ब्राह्मण है और उसके घर में कल कोई बच्चा पैदा होता है और वो पढ़ने में तेज ना होकर युद्ध करने में तेज होगा, तो उसका बच्चा ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय होगा। अगर वो व्यापार करने में तेज होगा तो व्यापारी होगा। और अगर वो ना तो युद्ध कर सका, ना ज्ञान का अर्जन प्रसार और ना व्यापार, तो ब्राह्मण का बेटा भी कल को क्या हो सकता है? शूद्र बन सकता है। यही चीज शूद्र के लिए थी। अगर शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और वो पढ़ने में तेज होगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, अगर वो युद्ध करने में तेज हुआ तो क्षत्रिय बन जाएगा, अगर व्यापार करने में तेज हुआ तो वैश्य बन जाएगा। तो इस तरह से जाति व्यवस्था थी, तो गतिशीलता विद्यमान थी। तो ये चीज बहुत अच्छी थी, इसका कोई विरोध नहीं करता था। दूसरा ये पूछ लिया जाता है जो ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? 10वें मंडल में, ठीक है। दूसरा ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त उपाध्याय का भी वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त उपाध्याय मतलब मानव शरीर के हिसाब से जाति व्यवस्था का बांट देना, मतलब अर्थात कि आपका मुख क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, जिससे ब्राह्मण होगा, आपके कंधे, जो ये कंधे हैं आपके क्या होंगे? क्षत्रिय होंगे। जो आपका ये पेट वाला हिस्सा है ये आपका वैश्य होगा। और जो आपके पैर हैं ये क्या? शुद्ध। वही अर्थ हो गया। जो शूद्र का काम क्या रहा? पैरों, मतलब पैरों का काम क्या है? आपके पूरे शरीर का बोझ ढोना, ठीक है, यही काम रहा। तो ये चीज़ इस तरह से थी। लेकिन जाति मतलब इस तरह एक दूसरे से हीन भावना नहीं थी, सम्मान था एक दूसरे का, ठीक है। अगला क्या है? ऋग्वेदिक काल में देवताओं का उल्लेख। ऋग्वेदिक काल में देवताओं का उल्लेख देखते हैं। इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, वर्षा व युद्ध के देवता हैं। अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है, पवित्रता के देवता हैं। वरुण का जल के देवता हैं, ठीक है। ये लोग लोहे से परिचित थे, मैंने बताया आपको, ये लोग लोहे से परिचित थे, यह लोग लोहे से परिचित थे। इस काल में महिलाएं भी, मैंने पहले बताया, इस काल में महिला, देखो स्थिति अच्छी है तो क्या हो रहा है? वो राजनीति में भी हिस्सा ले रही हैं। स्थिति अच्छी थी तो इसलिए वो राजनीति में भी हिस्सा ले रही थी, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, आगे देखो। आगे क्या? ऋग्वेद के किस मंडल में, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 लगा लो जितने लगा सकते हो स्टार। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख है? ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। किस मंडल में? 4th मंडल में, ठीक है। 10 राग, नेक्स्ट है 10 राग युद्ध, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 10 राग युद्ध 7th मंडल में उल्लेख है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7th मंडल में, 7वें मंडल में उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि किस मंडल में उल्लेख है 10 राग युद्ध का। 10 राग युद्ध क्या है? 10 राजाओं के बीच हुआ युद्ध। एक तरफ कौन है? सुदास, एक तरफ हेड है सुदास, एक तरफ शिवदास, ठीक है, सुदास और शिवदास, ठीक है। एक तरफ के जो गुरु हैं विश्वामित्र और दूसरी तरफ गुरु हैं, एक मिनट मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी क्लियर करता हूँ। एक तरफ विश्वामित्र और दूसरी तरफ आपके वशिष्ठ। और जो ये युद्ध हुआ है 10 राग युद्ध, केवल गाय के ऊपर अधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, केवल गाय के ऊपर अधिकार लेकर, क्योंकि इस टाइम व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतीक क्या है? गाय थी। दूसरा ये युद्ध जो हुआ किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषनी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर। ये जो युद्ध हुआ पुरुषनी नदी के किनारे या रावी नदी के तट पर हुआ था। अगले क्या? समाज में सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। देखो इधर देखो, अभी कुछ थोड़ी चीज़ रह गई थी आपकी जो पूरी इसी के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। ये समाज पितृ सत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतीक गाय, मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन करा। उधर युद्ध भी हो गया भाई साहब, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतीक क्या थी? गाय थी। इस समय युद्धों का कारण गायों के ऊपर अधिकार, 10 राग युद्ध हुआ ना है, वो किसके ऊपर हुआ? गायों के ऊपर हुआ है। गायों के ऊपर अधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। कौन सा? 10 राग युद्ध। कौन सा? 10 राग युद्ध। इस समय युद्धों का कारण क्या था? गायों के ऊपर अधिकार जमाना।
जो मैंने एक स्टार्टिंग बात बताई, सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, थोड़ा सा इधर रह रहा है, इधर देखते हैं। मैंने बता दिया सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी, गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्या, रचिता कौन है? विश्वामित्र है। ये जो समाज है, ऋग्वेदिक जो समाज था, जनजातीय राजतंत्र था, यहाँ पे जनजातीय राजतंत्र था। ठीक है, प्रत्येक जनजाति का अपना एक प्रधान होता था जिसे राजन, गोपालजन या गोपति कहते थे। जितने, देखो मैं सिंपल सी बातों में समझा दूं, जितनी भी जनजातियां हुआ करती थी उन सबका एक मुख्य होगा, हेड होगा। जैसे परिवार में आपका एक हेड होता है, उसी तरह इन जनजातियों को एक हेड होता था। लेकिन अब जो हेड होगा, जो प्रधान होगा, उससे क्या बोलते थे? राजन, गोपालजन या गोपति कहा करते थे। ठीक है, ये भी हमारा इतना है। अभी और देखते हैं अभी आगे क्या है। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं आगे क्या है हमारा। वैदिक उत्तरकाल, हमने क्या पढ़ लिया? ऋग्वेदिक काल पूरा पढ़ लिया, ऋग्वेदिक काल पूरा हमारा हो गया। अब देखते हैं वैदिक उत्तरकाल। वैदिक उत्तरकाल कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो मैं आपके इसके बारे में शुरू में थोड़ी सी बातें बताए चलता हूँ, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में हमने क्या देखा है? वहाँ पे जाति व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे सबका सम्मान बराबर का है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब क्या हो रहा, 500 साल बाद क्या हुआ कि जो जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी, वो क्या कर दी? जन्म आधारित कर दी। देखो, जो हाई कास्ट वाले थे, जो उच्च वर्ग पर बैठे लोग थे, तो उन्हें एक इच्छा हो गई थी कि वो, उन्हें बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे एक्सप्लेन कर नहीं किया जा सकता यूट्यूब पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम रही होंगी। उन लोगों ने क्या करा, अब क्या होगा कि जो जाति व्यवस्था है वो जन्म आधारित होगी। जन्म आधारित, जो जिस धर्म में जन्म ले लिया, जो जिस जाति में जन्म ले लिया, वो उसी जाति का माना जाएगा। अब चाहे वो कितना भी विश्व विख्यात ज्ञानी क्यों ना हो। आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे शूद्र ही, जाटवी मतलब वो महार थे ना, महार ही रहे, एचसी में रहे। लेकिन अगर उनके ज्ञान की बात की जाए, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। लेकिन अगर ऋग्वेदिक काल में रहे होते तो ब्राह्मण बन जाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई अब सारी चीजें। तो इसमें आगे देखते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आगे क्या है? उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आर्ण्यक। मतलब उत्तर वैदिक काल में, अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको जानकारी करनी है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आर्ण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्या है? आपके उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्या है? इस समय वर्णावस्था में कठोरता आ गई। मतलब वर्ण व्यवस्था थी, वो वाली वर्ण व्यवस्था तो ऋग्वेद में भी है, लेकिन अब इसमें क्या कठोरता आ गई। मतलब अर्थात कि जो वर्ण व्यवस्था क्या थी? पहले कर्म आधारित थी, अब जन्म आधारित होगी। अब क्या है? अब इसमें क्या होगा? जब जन्म आधारित होगी, स्थिति गिरेंगी। मतलब स्थिति गिरेंगी, मतलब जो समाज में स्थिति एक महिला की थी वो डाउन होगी, जो समाज में स्थिति एक शूद्र को मिल रही थी पहले ऋग्वेदिक काल में, वो कम हो गई। सबका अब इसमें उच्च वर्ग कौन होने लगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे ये मतलब अपने आप में उच्च माने जाने लगे। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग माने जाने लगा। तो इसमें क्या करने लगे? कठोरता की। अब जाति मतलब छुआछूत की भावना आ जाएगी बहुत ज्यादा, एक दूसरे से छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा जन्म ले लेगी इस टाइम। बराबर में न बैठाना, जो हमने अब तक देखा है, जो आज भी हमारा समाज देख रहा है, वो सब यहीं की देन है। ठीक है, देखो अगली लाइन लिखिए, महिला व शूद्रों की स्थिति चिंताजनक थी। महिला व शूद्रों की स्थिति क्या होगी? चिंताजनक होगी। यहाँ महिलाओं के सारे अधिकार छीन ले गए। महिलाओं के पास ना पढ़ने का अधिकार, ठीक है, ना खुद की मर्जी से शादी करने का अधिकार, ना राजनीति में भाग लेने का अधिकार, ना कोई सलाह देने का अधिकार, सारे अधिकार छीन ले गए। सेम शूद्रों के साथ हुआ, सारे अधिकार छीन ले गए शूद्रों के पास से। यहां तक कि रामायण पढ़ने तक का अधिकार नहीं था भाई साहब, भगवान की पूजा करने तक का अधिकार नहीं रहा महिला और शूद्रों के पास, जो केवल उच्च वर्ग के थे। और देखो एक चीज ध्यान रखना, महिला मैं बार बार बोल रहा हूँ, महिला आपकी किसी वर्ग की सही, महिला आपकी चाहे ब्राह्मण सही, चाहे क्षत्रिय सही, चाहे वो वैश्य सही, चाहे वो शूद्र सही, महिलाओं की जो स्थिति रही वो हमेशा शूद्रों के बराबर रखी गई, किसी भी वर्ग से आती हो महिलाएं। ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है, मैं बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत कम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे यूट्यूब के सारे, लेकिन मैं क्लियर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ समाज में सारी बातें बाहर तक पता चले हर व्यक्ति को जो है रियलिटी में। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी? एक शूद्रों के बराबर थी।
ठीक है, उन्हें भी मंदिर में प्रवेश के अधिकार नहीं थे भाई साहब, महिलाओं को भी, ठीक है, शूद्रों के पास भी नहीं थे। महिलाओं को भी रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं, सेम वही चीज़ क्या, शूद्रों को भी नहीं। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत, अगर इन पे एक कोई अच्छी क्लास हो तो मेरा मानना ये है कि 2-3 घंटे क्लास कम से कम चाहिए। 1.5-2 घंटे तो मैक्सिमम है, मिनिमम है, सॉरी मिनिमम है, 2 घंटे तो कम से कम चाहिए। लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे सकते, हमें अभी क्या है, जल्दी देखना है, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम में कितना पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, आगे क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग माने जाते हैं, वो कौन से 3 वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य व क्षत्रिय। इन्हें क्या बोला जाता है, द्विज बोला जाता था, द्विज, द्विज कहा जाता है। इनके पास उपनयन संस्कार के अधिकार थे। देखो उपनयन, हमारे कितने संस्कार है, 16 संस्कार है, ठीक है, 16 संस्कार होते हैं। जब बच्चा जिस टाइम महिला गर्भ धारण करती है उस टाइम से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक और 6 माह तक के बच्चे होने तक 16 संस्कार किए जाते हैं हमारे, ठीक है, जो हिंदू धर्म में बताया गया। लेकिन ये 16 संस्कार, ये जो संस्कार, उपनयन जो संस्कार के अधिकार थे, ये भी किसके पास छोड़े गए, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। देखो क्या क्या होते हैं इसमें, महिला जो गर्भावस्था गर्भ धारण की होती है उसके बाल चढ़ाना होता है, बाल रखना होता है, बच्चे को पहली बार भोजन कर, मतलब पहली बार चांदी की चम्मच से खीर खिलाना और चांद दिखाना, ये बहुत सारे संस्कार है, 16 संस्कार हैं, ठीक है। जो हमारी फैक्चुअल क्लास चलेगी उस तरह मैं करा दूंगा, इसकी इतनी दिक्कत मत लो, क्योंकि यहाँ पूछे जाने वाला नहीं है कितने संस्कार है कितने नहीं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, इसमें जो मैंने बताया, देखो जो जानकारी, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ वही है, कुछ नहीं है, पुनरावृत्ति है केवल वेदों की। जो हमारे वेद लिखे गए हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति सरलतम व्याख्या में की गई है, सरलतम व्याख्या उन्हीं की पुनरावृत्ति है, केवल सरलतम व्याख्या में, और कुछ नहीं है, केवल इजी वे बनाया गया है, इजी वे। तो इसका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को क्या बोला जाता है, ऐतरेय, यजुर्वेद को पंचवेद, सामवेद को शतपथ, अर्थवेद को गोपथ। ये क्या है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, बस उन्हीं का पुनरावृत्ति, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। अगला क्या है, आरण्यक। आरण्यक क्या है, आपके वेदों की सरलतम व्याख्या जो पत्तों पे लिखी जाती थी। हाँ जी भाई साहब, वेदों की सरलतम व्याख्या है जो वेद पत्तों पे लिखी जाती थी, और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे जंगलों में, वो लोग लिखा करते थे इसे, ठीक है। अब देखो आरण्यक के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आरण्यक के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं आपको, तो कुछ चीजें, बहुत सारी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको आरण्यक क्या है, आरण्यक जो आपको मिलता है क्या, वेदों की सरलतम व्याख्या जो ऋषि मुनि पत्तों पे लिखा करते थे। दूसरा क्या है, किस भाषा में लिखा करते थे, बात ये आती है कौन सी भाषा थी, भाई साहब कौन सी भाषा यूज किया करते थे, तो ये जो यूज किया करते वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अब मैं आपको थोड़ा भाषा बता दे रहा हूँ। जो वैदिक संस्कृत थी उसके बाद आपकी जो आती है लौकिक संस्कृत आई। पहले वैदिक संस्कृत जिसमें पत्तों पे लिखा करते, फिर लौकिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत क्या है, देखो संस्कृत पहले क्या है, संस्कृत, संस्कृत का इजी रूप है वैदिक संस्कृत, जो वेदों में लिखी गई वो संस्कृत है, उसे बोलते हैं वैदिक संस्कृत, जो वेदों में लिखी गई संस्कृत है। उसका इजी रूप है लौकिक संस्कृत, जो हर व्यक्ति, देखो जो वैदिक संस्कृत उसे हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, इसलिए लौकिक संस्कृत लेकर है, इजी लेकर है। और जब इजी आना शुरू हो गया लौकिक संस्कृत, उसमें फिर क्या हुआ, अब उसे और इजी बनाना था, अब उसमें अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश के बाद क्या आया, अपभ्रंश हुआ, तो इसमें प्राकृत व पाली आया, प्राकृत व पाली, ठीक है। इसके बाद फिर इन्हें क्या हुआ, फिर एक जगह मिला प्राकृत और पाली के बाद इनमें फिर क्या हुआ, इन्हें अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश क्या बोलते, उसके बाद देवनागरी लिपि आई। देवनागरी लिपि में आते हैं आपके खड़ी बोली और लिखने वाली, ठीक है, जो आप भाषा बोलते हो और आपके लिखने वाली। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, कमेंट करके बताओ। लौकिक संस्कृत की सबसे प्राचीन पुस्तक, भाई से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है लास्ट ईयर पैट में, एसएससी में, मतलब एनटीपीसी, इन सब एग्जाम में पूछा गया है लौकिक संस्कृत की सबसे प्राचीन पुस्तक, ठीक है। जल्दी कमेंट करना, देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं, देखते हैं हम भी, देखते हैं, कमेंट करो, ठीक है। अष्टाध्यायी, हाँ जी अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत की सबसे प्राचीन पुस्तक अष्टाध्यायी है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया साथ के साथ ही। दूसरा क्या है, उपनिषद या वेदांत, उपनिषद या वेदांत, यहाँ लिखा है देखो आपके, कहाँ है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद या वेदांत। वेदांत का मतलब क्या है, वेदों का अंत, जहां वेदों का अंत होता हो। कितना मतलब, यह आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांत को निचोड़ है। जो मतलब सिंपल सी बात वही, वेदों का अंत जो उन्होंने लिखा है, आध्यात्मिक सिद्धांत जो लिखे हैं उन्हें निचोड़ कर लिखा, मतलब उन्हें कम करा है और इजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। कितने उपनिषद है हमारे, 108 उपनिषद है। मुख्य जो फेमस है सबसे प्राचीन बृहदारण्य उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है हमारे,
बृहदारण्य उपनिषद व छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। दूसरा हमारा मुंडकोपनिषद, एक हमारा देखो कई सारे हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद फेमस क्यों है? सत्यमेव जयते, वो यहीं से लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये लास्ट ईयर पैटर्न पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। आप चेक कर लेना, गूगल पे से आप पेपर निकालना लास्ट ईयर का, उसमें देखना मुंडकोपनिषद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये उपनिषद पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो जाबलोपनिषद है, जो मैंने इधर लिखा भी है एक तरफ, जाबलोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये तो यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जाबलो, कई सारे उपनिषद है, लेकिन हम कुछ देखने। ठीक है, अगला क्या है? अन्य साहित्य। अन्य साहित्य में क्या है? वेदांग। वेदांग हमारे कितने हैं? 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूपक, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरूपक, ज्योतिष। जरूर नहीं सीक्वेंस याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये आपके 6 क्या है? वेदांग है। अगला क्या है? ये उपवेद, मतलब जो वेद लिखे गए हैं उनके उपवेद क्या हैं? जो वेद लिखे गए हैं उनके उपवेद। ठीक है, जो लिखे गए हैं उनके उपवेद क्या हैं? जो हमारा ऋग्वेद है उसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेद सभी जानते हैं यार, जो आज के टाइम पे आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में जो है उसे बोलते हैं आयुर्वेद। ठीक है, चिकित्सा वाले को। दूसरा क्या है नेक्स्ट हमारा? यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद मतलब इसका उपवेद है धनुर्वेद, मतलब तीर कमान, जो तीर कमान चलाए जाते हैं उन्हें बोल तीर कमान का ज्ञान मिलता है इसमें। सामवेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद, मतलब वही कला और संगीत। ठीक है, और अथर्ववेद शिल्पवेद, मतलब वही शिल्पवेद का जो अर्थ है हम जो एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। शिल्पवेद को आप जो इसे एक्सप्लेन करोगे, जैसे भवन निर्माण कला, इस तरह से कह सकते हैं भवन निर्माण कला, इन सबको। ठीक है, अगला क्या है? वैदिक सभ्यता में अश्वमेध यज्ञ या वाजपेय यज्ञ प्रसिद्ध है। हाँ जी भाई साहब, इस टाइम से अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ शुरू हो चुके थे। अश्वमेध यज्ञ कौन करा सकता था? जो एक ताकतवर राजा हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ एक घोड़े को यज्ञ के दौरान एक निश्चित क्षेत्र में भेज देंगे, और जो निश्चित क्षेत्र कराए वहाँ तक उसके साथ एक सेना भी जाएगी, और वो उस क्षेत्र में अगर किसी राजा ने उसका विरोध कर दिया तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर विरोध नहीं करा उस राजा ने, जिस क्षेत्र से निकल रहा है, तो वो जो क्षेत्र है जिस राजा ने यज्ञ किया है उस राजा का वो क्षेत्र हो जाएगा। इसे बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अगला क्या है? देखो मैं कम टाइम लेके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अगला क्या है आपका? छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद है, उसमें 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 3 आश्रमों का उल्लेख, जीवन के 3 आश्रमों का उल्लेख। ठीक है, और जो हमारा जाबलोपनिषद है इसमें जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। इसमें जो चौथा जो जोड़ा गया ना, वो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। चौथा आश्रम जो जोड़ा गया जाबलोपनिषद में, हाँ जाबलोपनिषद में ब्रह्मचर्य है। ठीक है, अगले क्या? प्राणों की संख्या कितनी है? 18 है प्राणों की संख्या। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है हमारा। और 6 दर्शन है। 6 दर्शन हमारे इनके, जैसे न्याय प्रणाली, इसके ये कौन लेकर आए थे? गौतम लेकर आए। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल हैं। वैश्विक दर्शन के कौन है? कणाद हैं। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि, सभी जानते हैं योग दर्शन को। देखो विश्व को पूरा योग सिखाने वाला कौन है? भारत है भाई साहब। पूरे विश्व को योग सिखाने वाला कौन? भारत। योग का जन्मदाता कौन? भारत, पतंजलि थे। लेकिन योग को भारत में ही बहुत टाइम बाद शुरू, अब एक लीगलिस्ट, मतलब एक इस तरह की आपको करना ही करना है। अब ये चीज़ें अब जाके ये चीज़ें इतनी चालू हुई हैं, वरना कुछ टाइम पहले तक योग को भूल चुका था भारत। ठीक है, अगला क्या है? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास। ठीक है, तो ये हमारा इतना क्या है, हमने वैदिक सभ्यता देख ली। जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने सारा देख लिया, और जितना यहाँ से पेपर में आने की संभावनाएं बनती हैं वो सारा हमने देख लिया है। तो ठीक, जो आपको लगे, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ कम है तो कुछ आप भी मेहनत कर लो भाई, कुछ हम करें कुछ आप करो, करते हैं पेपर क्वालिफाई। क्यों, कितना लाना है? हमें 80% लाना है कम से कम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। और जहाँ तक हमारा नया टॉपिक होगा वो बुद्धि होने वाला है अगला जो इसमें, और जो अब जो टॉपिक रहेंगे हो सकता है बहुत स्पीड से क्लास जल्दी जल्दी पढ़ती रहेंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखा करो, और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दो भाई, कोई और तैयारी कर रहा हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।